Hello everyone, this is Professor Sana Ansari and welcome back to my YouTube channel. As you can see on the thumbnail page friends, today we are going to do more focus on our model number 4 of Business Economics TY BCom semester 5. And would like to inform you, I have already uploaded the 3 videos based on our model number 1, model number 2, model number 3 जिसमें हम लोगों ने एक क्विक रिविजन किया है, ठीक है. डेफिनेटली आपको डीपली गो थ्रू करना है, स्टडी करना है, बट एट द एंड ऑफ द मोमेंट अगर आपको रिविजन करना है तो आप डेफिनेटली वीडियोस को गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है. सो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ. ऑलरेडी जैसा कि आप जानते होंगे कि मैंने 3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं 1, 2, 3 मॉड्यूल पे, और उससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था. द वीडियो वाज टोटली रिलेटेड टू द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन TY BCom बिजनेस इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन. तो उस क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंगली मैं आपको आज जो है रिवीजन कराऊंगी, और स्पेशली मॉडल नंबर 4 के 4 क्वेश्चंस जो है मैंने अपलोड कर रखे हैं. जैसे कि मैंने बताया कि 4 क्वेश्चंस पे तो ज्यादा फोकस करना है, उसके अलावा आप दूसरे क्वेश्चंस को भी गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है. बट एटलीस्ट स्टार्ट तो पढ़े कि एटलीस्ट आप पास होने, और जो बच्चे पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ रहे हैं दे कैन इजीली स्कोर अ वेरी हाई मार्क्स इन देयर एग्जामिनेशन. ओके, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे रिविजन की तरफ. इस बुक से तो आप ऑलरेडी अवेयर होंगे. पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये मेरा एक जो है हैंडी बुक है, जो मैं आपको ऑनलाइन भी इसका सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड कर सकती हूँ. उसके कुछ लिटिल चार्जेस हैं जिसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना होगा. कल का दिन है. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि टुडे इज 23rd एंड 24th को जो है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है डे है, जिसमें आप प्रिपरेशन करने वाले हैं 25th के एग्जाम की, एंड 25th को आपका इकोनॉमिक्स का एग्जाम, ठीक है. तो ऑल द बेस्ट टू ऑल द TY BCom स्टूडेंट्स फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. चलिए बढ़ते हैं हमारे मॉडल नंबर 4 की तरफ. मॉडल नंबर 4 में सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो मैंने आपको रीसेंट ट्रेंड्स इन कमर्शियल बैंक्स के बारे में रखा है. सबसे पहले आपको सीखना पड़ेगा कमर्शियल बैंक्स क्या होती है. उससे पहले मैं आपको बता दूं आरबीआई के बारे में. आरबीआई क्या है दोस्तों? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है? सबसे बड़ी बैंक है, अपेक्स बॉडी कहते हैं मैंने. अच्छा, आरबीआई क्या होती है ना? आरबीआई इज द बैंकर्स बैंक. सारी बैंकों की बैंक कौन है भाई? तो आरबीआई बैंक है, ठीक है. इट इज गवर्नमेंट्स बैंक. आपकी और मेरी बैंक अलग होती है, जहां पर मेरा और आपका अकाउंट होता है. लेकिन गवर्नमेंट का क्या होता है भाई? तो गवर्नमेंट की बैंक कौन सी है? गवर्नमेंट की बैंक को हम कहते हैं आरबीआई बैंक. आरबीआई बैंक और क्या करती है दोस्तों? तो आरबीआई बैंक जो है ना, करेंसी इशू करती है. और हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, हमारे देश को चलाने के लिए जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है दोस्तों, इस मॉनेटरी पॉलिसी का भी फ्रेमिंग का काम कौन करता है? आरबीआई. सो ये तो मैंने सिर्फ बैंकिंग का चैप्टर है, इस वजह से आपको आरबीआई के बारे में बताना जरूरी समझा, ठीक है. लेकिन आरबीआई के अलावा आपको इसका थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन रखना ही है. बट हम जो मेन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर कमर्शियल बैंक के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है. ये स्ट्रक्चर है, बट यहाँ पर हमारा जो इंडियन बैंकिंग सिस्टम है उस पर थोड़ा सा मैं आपको फोकस करवाना चाहूंगी. कुछ बैंक होती है शेड्यूल्ड और कुछ होती है नॉन शेड्यूल्ड. शेड्यूल्ड बैंक में सम वी हैव कमर्शियल्स एंड सम वी हैव कोऑपरेटिव. कमर्शियल बैंक दोस्तों वो होती है जहां पर आपका और मेरा अकाउंट होता है. कमर्शियल बैंक पब्लिक हो सकती है, प्राइवेट हो सकती है, फॉरेन बैंक्स हो सकती है, या रीजनल रूरल बैंक्स हो सकती है. जैसे कि अगर मैं बात करूं, आपका और मेरा अकाउंट यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी होता है, तो हम इन्हें कहते हैं पब्लिक बैंक. बट वहीं पर आपका और मेरा अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक में भी हो सकता है, और इसे हम कहते हैं प्राइवेट बैंक्स. वहीं पर जब आप फॉरेन एक्सचेंज में डील करते हैं तो सिटी बैंक जो है हमारा एक फॉरेन बैंक है, जो फॉरेन करेंसीज या फॉरेन ट्रांजैक्शंस में डील करने के लिए हमें हेल्प करता है. और फोर्थ जो है ना आपका कमर्शियल बैंक का एक टाइप, जिसे हम कहते हैं रीजनल रूरल बैंक. यह हमारे विलेज एरियाज के हर एक रीजन में पाया जाता है, जैसे पंजाब ग्रामीण बैंक, ठीक है, तो आंध्रा ग्रामीण बैंक. तो इस तरीके से उन बैंकों का नाम होता है. बट ये बैंक होती है रजिस्टर्ड बैंक होती है, इस वजह से हम इसे कहते हैं शेड्यूल्ड बैंक. आरबीआई का एक एक्ट है फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 में जिसे बनाया गया था. तो उस एक्ट के द्वारा जो जो बैंक रजिस्टर्ड होती है उनको हम कहते हैं शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक, शेड्यूल्ड बैंक. और जो रजिस्टर्ड नहीं होती, जिनको फाइनेंस आरबीआई नहीं करता है बट स्टिल दे आर डीलिंग इन द फाइनेंशियल थिंग्स, तो हम उन्हें कहते हैं नॉन शेड्यूल्ड बैंक. अच्छा, शेड्यूल्ड में कमर्शियल हो गया, और एक कुछ होती है कोऑपरेटिव्स. कोऑपरेटिव्स जो है स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल और प्राइमरी लेवल पे डील करती है, आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट करती है, ठीक है. चलिए बढ़ते हैं हमारे मेन क्वेश्चन की तरफ. ये सब तो मैंने आपको एक रिवीजन के लिए बता दिया, बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो आएगा ना फ्रेंड्स, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना दोस्तों, आपके शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक के अलावा आपको कमर्शियल
तो कमर्शियल बैंक में क्या पूछा जा सकता है? सो भाई कमर्शियल बैंक में आपको पूछे जा सकते हैं कि इनके फंक्शन क्या है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक क्या करती है? कमर्शियल बैंक आपको जो है बेसिकली डिपॉजिट्स का फैसिलिटी देती है, विड्रॉल की फैसिलिटीज देती है, लॉकर फैसिलिटीज है, अदर यूटिलिटीज भी आपको जो प्रोवाइड की जाती है कमर्शियल बैंक के द्वारा। बट जो है कमर्शियल बैंक में रीसेंट ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं उस पे भी आपको फोकस करना है, ठीक है। सो रीसेंट ट्रेंड्स देखिए इन ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी और अलग अलग तरीकों से मैंने यहाँ मेंशन किया है। सो देखिए ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। तो कमर्शियल बैंक में मैंने लिखा है रीसेंट ट्रेंड्स इन कमर्शियल बैंक, रीसेंट ट्रेंड्स इन कमर्शियल बैंकिंग एंड बैंकिंग इन इंडिया। कुछ भी पूछे आपने नंबर यही लिखना है, आंसर यही लिखना है। तो देखिए आंसर क्या है? नंबर ऑफ बैंक्स। कमर्शियल बैंक का रिसेंटली क्या ट्रेंड चल रहा है, तो हमने नंबर्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स काफी बढ़ा दिए हैं। टोटल वी है 144 बैंक्स अकॉर्डिंग टू द डेटा पब्लिश्ड इन जून 2017। उसमें से जो है आपकी 56 आरआरबीज है, 4 नॉन शेड्यूल है, बाकी सारी की सारी बैंक आपकी क्या है? एक्चुअली है टोटल 148, ठीक है। 148 में से 4 जो है नॉन शेड्यूल्ड है, 144 शेड्यूल्ड है, और 144 की शेड्यूल्ड में 56 आरआरबीज है, ठीक है दोस्तों। फिर उसके अलावा ब्रांच को बहुत ज्यादा एक्सपांड किया जा रहा है। पहले आपके पास जो है 8,000 ब्रांच होती थी लगभग, अब आपके पास 1,39,000 ब्रांचेस है कमर्शियल बैंक्स की, चाहे वो पब्लिक हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो। डिपॉजिट मोबिलाइज कर सकते हैं, बैंक लेंडिंग मतलब कर्ज लेना, कर्ज देना, विड्रॉल, बोरोइंग, लेंडिंग, सारी फैसिलिटीज आपको दी जा रही है, ठीक है। आरआरबीज की भी फैसिलिटीज हो गई है। लैब जो है आपको लोकल एरिया बैंक मिल रहा है, पेमेंट बैंक्स मिल रही है जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक वगैरह आप देखते हो, ठीक है। और ओवरसीज बैंक मिल रही है जहां पे ओवरऑल आप जो है बैंकिंग ऑपरेशन से डील कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना भी है इसमें आप लॉन्च की गई है, जो बैंकिंग से रिलेटेड फैसिलिटीज वगैरह प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप रीसेंट ट्रेंड्स मेंशन कर दीजिए कि क्या चल रहा है। ऑपरेशनल टेक्नोलॉजी में क्या रीसेंट ट्रेंड्स चल रहे हैं, तो देखिए हमने ना बैंकिंग, कमर्शियल बैंकिंग के ऑपरेशंस में भी काफी सुधार लाया है। We have started with the virtual banking, that is online banking. We have ATM services. We have white label and brown label cards, ठीक है, एटीएम में। फिर डेबिट कार्ड्स हो गए, क्रेडिट कार्ड्स हो गए, इसके अलावा जो है मोबाइल बैंकिंग आ चुका है, एनईएफटी आ चुका है, और आरटीजीएस, यूपीआई, ये सारी जो है आपको फैसिलिटीज यहाँ पर दी जा रही है। तो कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या है मैंने बता दिया, डिपॉजिट, विड्रॉल, और उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि यूटिलिटी मतलब लॉकर एंड अदर फैसिलिटीज भी दे रहा है, और उसके रीसेंट ट्रेंड्स मैंने आपके साथ डिस्कस की। तो ये आपको जो है जरूर से पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक में पढ़ा था, इश्यूज एंड चैलेंजेस इन इंश्योरेंस सेक्टर। देखिए इंश्योरेंस सेक्टर वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया। इंश्योरेंस सेक्टर में आपको जो है मैंने पढ़ाया भी है डीपली कि एलआईसी और जीआईसी, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशंस। लाइफ जो स्पेशली लाइफ से रिलेटेड हो गया, जनरल में जो है अदर टाइप ऑफ इंश्योरेंस, प्रॉपर्टी के लिए लिया, कार के लिए लिया, लोन के लिए लिया, बाइक के लिया, ये सब जनरल इंश्योरेंस कैटेगरी में आता है। इंश्योरेंस पढ़ाते समय देखिए मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया मेरी नोट्स में, एलआईसी एंड जीआईसी, ठीक है। इसके अलावा जो है यहाँ पर आपको एडा वाले कॉन्सेप्ट्स को भी ध्यान देना है। एडा जो है ना आपको शॉर्ट नोट्स के लिए भी पूछा जा सकता है दोस्तों, तो आपको अच्छे से इसका स्टडी करना है। एडा क्या है? सो देखिए इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। एडा के पहले मैं आपको बता दूं क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं। देखिए मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में दिया इश्यूज एंड चैलेंजेस, बट उससे पहले थोड़े से रीसेंट इनिशिएटिव्स देख लेते हैं कि क्या क्या है। सो रिसेंटली हमने हमारे इंश्योरेंस सेक्टर में क्या क्या चेंजेस किए, तो हमने रिस्ट्रक्चराइज किया हमारे जीआईसी को, मतलब जनरल इंश्योरेंस सिस्टम को हमने चेंज किया है। एफडीआई जो है अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग और डिफरेंट डिफरेंट सर्विस सेक्टर में नहीं, इंश्योरेंस सेक्टर में भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। फिर इसके अलावा जो है आपको इंश्योरेंस के मार्केट्स का असिस्टेंट मिल रहा है। लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में तो आप ऑलरेडी जानते हैं। जनरल स्टोर इंश्योरेंस सेक्टर मैंने आपको बताया। अच्छा, इंश्योरेंस से रिलेटेड रेड्रेसल सेल्स भी बनाए गए हैं जहां पे लोगों के, क्लाइंट के जो डिस्प्यूट्स होते हैं समटाइम, उसको जो रेड्रेस करने की, करेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। एंड काफी सारे अलग जो है आपके इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, ठीक है। तो हम अभी इसके बाद जो है क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं कि इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या आ रहे हैं, ठीक है। अब एडा जैसे आपको दिखाई दे रहा है, एडा एडा एक्ट आपको अच्छे से देखना है, शॉर्ट नोट्स के लिए पढ़ना है। 1999 में बनाया गया ये एक्ट। इसके इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव्स मैंने नोट्स में मेंशन किए हैं, आप एक बार इसको गो थ्रू करेंगे फॉर स्पेशली फॉर व्हाट, फॉर द शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और इसके अलावा इसके इश्यूज एंड चैलेंजेस
तो इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या आती है, ठीक है। अगर उसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, जस्ट गिव मी अ मिनट। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, इश्यूज एंड चैलेंजेस। हमारे इंश्योरेंस सेक्टर्स में बहुत ज्यादा रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस होने की वजह से इसके प्रोसीजर्स काफी लेंदी हो जाते हैं। फ्रॉड रिस्क है, बहुत ज्यादा टाइम जो है मैनिपुलेट करके लोगों को जो है, क्लाइंट को, फार्मर्स को जो इंश्योरेंस पॉलिसीज दी जाती है। और इसके अलावा मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बहुत सारा एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो ये एक चैलेंजिंग पार्ट है जिसकी वजह से लोग जो है इंश्योरेंस सेक्टर में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रख रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन, टेक्नोलॉजी में हम इतना एडवांस नहीं इंश्योरेंस सेक्टर को लेके, तो ये भी एक हमारा तकलीफ वाला बात है। कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस से मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है, हम बोलते हैं क्लेम इतना मिलेगा, बट जो है उस तरीके से नहीं दे पाते हैं। तो ये भी एक इशू एंड चैलेंजेस है, जहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर को कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली वर्कआउट करने की जरूरत है, ठीक है। फिर उसके अलावा मार्केट में काफी टफ कॉम्पिटिशंस है। पहले गवर्नमेंट के अंडर हुआ करती थी LIC, अब जो है प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज भी आ चुकी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से भी आप अच्छी तरीके से इंश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कर पाता है। क्लाइमेट चेंज हो गया, नेचुरल कैलेमिटीज हो गई, अलग अलग जो एरिया होते हैं जहाँ पे क्लेम करना होता है। सो ये भी एक इंश्योरेंस सेक्टर के लिए बहुत ही डिफिकल्ट है। एंड प्रोडक्ट इनोवेटिव चीजों में भी हम थोड़े पीछे रह गए। सो दीज आर द सम ऑफ द इश्यूज एंड चैलेंजेस ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर। ओके, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको दिया, स्ट्रक्चर ऑफ मनी मार्केट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपको जो स्टेप, अगर क्वेश्चन नंबर मॉडल नंबर 4 हम पढ़ रहे हैं, इट मींस वी आर डूइंग प्रिपरेशन ऑफ आवर क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों बैंकिंग का एक क्वेश्चन जरूर आता है, कमर्शियल बैंकिंग हो या इंडियन बैंकिंग। इंश्योरेंस का एक क्वेश्चन जरूर आता है, और फिर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका मनी मार्केट का। तो मैंने यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन बैंक में दिया है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट के बारे में, ठीक है। तो इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। मनी मार्केट क्या होता है भाई? सो मनी मार्केट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। आपका जो फाइनेंशियल मार्केट होता है ना, इसका एक पोर्शन है जिसे हम कहते हैं मनी मार्केट, ठीक है। मनी मार्केट जो बेसिकली शॉर्ट टर्म में डील करता है, शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, ठीक है। इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल हो गया, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स हो गए। आपने कमर्शियल पेपर्स के बारे में सुना है, कमर्शियल डिपॉजिट्स के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो ये सारे जो पेपर्स, जैसे आपने अकाउंट्स या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ा होगा, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, तो इसमें आपने काफी सारे बिल्स के बारे में सुना होगा जो है बैंक में जाके एनकैश किए जाते हैं। तो उसी तरीके से ये जो ना इंस्ट्रूमेंट होते हैं शॉर्ट टर्म मनी मार्केट में डील करने के लिए। सो यूजुअली आपने क्या याद रखना है, सो भाई मनी मार्केट इज वन पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लेस देन 1 ईयर में डील करता है। इट हैज सम इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड कमर्शियल पेपर, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, सर्टिफिकेट पेपर्स, लाइक दिस, ठीक है। मनी मार्केट के बारे में आपको उसके स्ट्रक्चर को समझना है, तो मैं एक ओवरव्यू देती चलूंगी आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, मनी मार्केट के स्ट्रक्चर को देखिए। इसमें इंस्टीट्यूशन कौन कौन सी है वो पढ़ेंगे, और इंस्ट्रूमेंट। सबसे पहले इंस्टीट्यूशन की तरफ आते हैं। देखिए, दो टाइप की इंस्टीट्यूशन है, एंड दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन फ्रेंड। अगर आपको ये क्वेश्चन पूछ लेना एग्जाम में, तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा। दो टाइप के स्ट्रक्चर्स है, एक ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्या, जहाँ पे ऑफिशियल बॉडी होता है जो मनी मार्केट में डील करता है, और एक अनऑर्गेनाइज्ड बॉडी है, बट स्टिल इट इज डीलिंग इन मनी मार्केट, ओके। तो ऑर्गेनाइज्ड में प्लेयर्स एंड पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं मनी मार्केट के? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, फिर आती है हमारी गवर्नमेंट, फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बैंक वगैरह। बिजनेस कॉर्पोरेट्स भी मनी मार्केट में ही डील करता है, आपके जो कॉर्पोरेट बिजनेस होते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक बजाज अलायंस, जैसे कि सम ऑफ द टाइम इफ यू वांट टू बाय वन फोन, ठीक है, आपके पास कोई कार्ड्स वगैरह कुछ नहीं है, तो व्हाट यू विल डू, सो आपको जो है लोन करने के लिए या क्रेडिट लेने के लिए बैंक ही विजिट करना जरूरी नहीं होता। आप यहाँ पर जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब बजाज अलायंस जो है ना, एक बैंक नहीं है, बट स्टिल वहां से आपको क्या मिल रहा है, क्रेडिट फैसिलिटीज या लोन फैसिलिटीज मिल जाता है, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फिर DFHI जो है डिस्काउंट एंड फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया, ये भी आपको क्रेडिट फैसिलिटी देती है, बट ये एक लीगल बॉडी है। एंड वैसे ही प्राइमरी डीलर्स मतलब लोकल बैंक्स वगैरह, ठीक है। तो ये सब आते हैं आपके प्लेयर्स एंड पार्टिसिपेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब मनी मार्केट के स्ट्रक्चर में अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स एंड पार्टिसिपेंट्स कौन से हैं? तो देखिए, इसमें इंडिजिनस बैंकर्स मतलब लोकल बैंक जो एक स्ट्रक्चराइज
बट स्टिल जो है लोन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। वैसे ही मनी लैंडर्स जो जमींदार होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकर मतलब एजेंट, दलाल, इंटरमीडियरीज में आपने चिट फंड सुना होगा, निधि सुना होगा, लोन कंपनीज मतलब वो बिस्सी वगैरह जो घरों में चलाती हैं औरतें, उस तरीके से चिट फंड्स एंड निधिज होता है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजी क्वेश्चन फ्रेंड। तो आपको ऑर्गेनाइज पूछे अनऑर्गेनाइज पूछे आप वो लिखें, सिर्फ मनी मार्केट का स्ट्रक्चर पूछे तो दोनों लिखे, मनी मार्केट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए और इंस्टीट्यूशन पे आए तो आपको याद रखना है दो टाइप की इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनाइज्ड और दूसरी अनऑर्गेनाइज्ड। एंड आई होप आपको समझ में आ गया है। ऑर्गेनाइज में मनी लैंडर्स, लैंडलॉर्ड्स याद रखें, ऑर्गेनाइज में बैंक, रिजर्व बैंक वगैरह याद रखें, तो आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। अब देखते हैं इनमें इंस्ट्रूमेंट्स कौन से यूज किए जाते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे हर एक चीजों को ना बहुत डीपली लिख रखा है। कॉल नोटिस मार्केट क्या होता है, ट्रेजरी मार्केट क्या होता है, कमर्शियल बैंक, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट्स डिपॉजिट, ये सब मैंने मेंशन किया, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट। ना व्हाट इज कैपिटल मार्केट, हमने एक पढ़ा मनी मार्केट ना, कैपिटल मार्केट क्या होता है। सो कैपिटल मार्केट इज अगेन अ वन पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है। ये भी एक पोर्शन है आपके फाइनेंशियल मार्केट का, जैसे मनी मार्केट था वैसे ही हमारा क्या है कैपिटल मार्केट। बट कैपिटल मार्केट जो है ना दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म में डील करता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया मनी मार्केट शॉर्ट टर्म में और कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म में, ठीक है, डील करता है। तो अगेन यहाँ पर जो इसका स्ट्रक्चर है, आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेना है। गिल्ट एज मार्केट जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज की बात कर रहा है, जहाँ पे गवर्नमेंट की न्यू इश्यूज को हम न्यू जो शेयर्स वगैरह इशू किए जाते हैं उसके बारे में बात हो रही है। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज में कुछ प्राइमरी होते हैं न्यू और कुछ सेकेंडरी होते हैं, मतलब ऑलरेडी अपलोडेड या ऑलरेडी अवेलेबल शेयर्स की बात हो रही है। डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आईएफएसआई, आईसीआईसीआई, ये सारी चीजें आपको लिखनी है। और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज में आपको जो है ये सारी चीजें लिखनी है। तो ये सब हमारा स्ट्रक्चर है मनी मार्केट का, सॉरी कैपिटल मार्केट का, जो लॉन्ग टर्म में डील करता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जो है फर्दर डीप इंफॉर्मेशन मैंने पॉइंटर्स वाइज जो है यहाँ पे रखी है, आप इजीली यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। कैपिटल मार्केट में क्या ग्रोथ आ रहा है, तो हम लोगों ने सेबी लाया, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो हमारे शेयर्स एंड सिक्योरिटीज से रिलेटेड डील करती है। 1992 में इसका सेटअप किया गया। फिर हमने लाया एनएससी और बीएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। फिर हमने स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग लाई है, हम ऑनलाइन ट्रेडिंग कर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज में भी इवन वी आर डूइंग इन्वेस्टमेंट ऑफ आवर मनी, ठीक है। और इसके अलावा डेरिवेटिव्स, दैट इज व्हाट वी कॉल द फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इसमें लोग पैसे लगा रहे हैं, ठीक है। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस आ गए हैं, म्यूचुअल फंड्स आ गए हैं। तो ये सब जो है ग्रोथ हो रहा है हमारे फ्यूचर का, हमारे कैपिटल मार्केट का। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे रोल ऑफ सेबी रखा है फ्रेंड्स, इसको एक बार गो थ्रू जरूर कीजिएगा फॉर द शॉर्ट नोट्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे इस वीडियो को, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें देखिए एनएससी बीएससी सब मैंने मेंशन कर रखा है। सो आई होप आप चारों हमारे रिवीजन हो चुके हैं। डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। अच्छे तरीके से पेपर लिखें, पेपर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करें। ट्राई टू राइट द इंट्रोडक्शन पार्ट बिफोर राइटिंग एनी क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो आप क्या करें, एटलीस्ट वहां पर आप ट्राई करें कि आप एटलीस्ट क्या करें, आपका क्वेश्चन इंट्रोडक्शन लिखें। आप जितने अच्छे तरीके से इंट्रोडक्शन लिखेंगे उतना इंप्रेशन पड़ेगा। ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है मेरी बुक है। आपका पेपर पैटर्न है जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर रखा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 विल बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव, 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 ये 15-15 मार्क्स के लिए होते हैं दोस्तों, ठीक है। जिसमें 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 2 आपने अटेम्प्ट करना है। एंड लास्ट क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट नोट्स, जिसमें 6 शॉर्ट नोट्स दी रहती है, 4 आपने अटेम्प्ट करना है 20 मार्क्स के लिए, ईच विल बी फॉर 5 मार्क्स। सो आई होप यहाँ पर आपकी सारी चीजें मैंने कोशिश की है अपने तरीके से कि शॉर्ट टर्म में मैं आपको कवर करा के दे सकूं। सो आई होप you all will write your paper very nicely. You will achieve a good marks in your examination. That's all enough for today. Friends, bye bye. Have a nice day and take care.